हेलो। तो आइए दोस्तों, हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, टेस्ट क्वेश्चंस, उनको हम एक बार समझेंगे और बहुत तेजी से इन क्वेश्चंस को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कुछ आपने कहा था कि सर ऐसा वीडियो बना दीजिए जो जिसमें सॉल्यूशन हो, तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं टेस्ट की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और अभी शेक्सपियर हमारा होना बाकी है। उसके बाद हम ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, हो सकता है बीच में भी शुरू हो जाए। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस तेजी के साथ। In which city was Milton born? As you know very well that Milton was born in Bred Street, London. When was John Milton born? जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ? तो बड़े अच्छे से आपको मालूम है, 9 दिसंबर 1608 इज द करेक्ट आंसर। विच स्कूल डिड मिल्टन अटेंड? मिल्टन ने कौन सा स्कूल अटेंड किया है दोस्तों? तो एसटी पॉल्स, मैंने आपको बताया था। मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज एट कैम्ब्रिज। मिल्टन ने अपनी स्टडी को कैम्ब्रिज में स्टार्ट किया, यानी कैम्ब्रिज हायर एजुकेशन जो है उनकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि उनके कॉलेज का नाम क्या था, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, जहां पर उनको लेडी ऑफ द क्राइस्ट के नाम से भी जाना गया। तो मिल्टन ने जो हायर एजुकेशन है वो क्राइस्ट कॉलेज से ली है, और यूनिवर्सिटी अगर आपसे पूछता है दोस्तों तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। ये पॉइंट्स हैं, सीधे सीधे आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, एडवर्ड किंग ए माइनर पोएट एंड अ कंटेम्पररी ऑफ मिल्टन्स एट कैम्ब्रिज। एडवर्ड किंग मिल्टन का कंटेम्पररी था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में साथी था। वाज ड्रोन, जो डूब गया सी समुद्र में 1637 में। मिल्टन रोट एन एलेजी, मिल्टन ने एक एलेजी लिखी फॉर हिम, उसके लिए। व्हाट वाज द टाइटल? बहुत अच्छे से आपको याद होगा, लिसिडास, 1637 में ये लिखा गया है और एडवर्ड किंग की मृत्यु पर लिखा गया है। In 1638 and 1639, Milton traveled abroad. In which country did he spend most of the time? देखिए दोस्तों, हॉटन पीरियड आपको मालूम है 1632 से लेकर के 1637 तक का जो पीरियड है वो हॉटन पीरियड कहलाता है। और हॉटन पीरियड के बाद 1638 में मिल्टन जो है वो एक टूर पर चले गए हैं, जिसमें उन्होंने स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि जगहों पर वो घूमे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज्यादा समय वहां उन्होंने कहाँ पर गुजारा है। मैंने आपको बायोग्राफी में भी बताया था कि वहां पर गैलीलियो से भी उनकी मुलाकात हुई है इस टूर के दौरान, और एक और महान व्यक्ति हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा समय कहाँ गुजारा है, तो दोस्तों वो है इटली में। इटली इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स डिड मिल्टन मैरी? बहुत अच्छे से आपको याद है, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मिल्टन ने 3 टाइम्स मैरिज की, मैरी पॉवेल, वुडकॉक और मिंसूल, एलिजाबेथ मिंसूल। जॉन मिल्टन was 34 when he married Mary Powell. How old was he? तो मैरी पॉवेल was 17 year old when he married. मिल्टन was 34 और मैरी पॉवेल was 70. Which of the following works was not written by John Milton? इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है? वर्क आपको अभी तक आराम से याद होंगे। एल एलेग्रो इनका वर्क है, लिसिडास इनका वर्क है, पेंसुरेस इनका वर्क है, और ये जो है एब्सोलम। दोस्तों अगर आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वर्क आपको एक बार जरूर थोड़ा सा पढ़ना चाहिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो एब्सोलम एंड एकेटोफेल इज अ सेलिब्रेटिंग सटायरिकल पोएम बाय जॉन ड्राइडन। ये जॉन ड्राइडन का वर्क है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है, तो
एब्सोलम एंड अकेटोफेल इज ए वर्क बाय जॉन ड्राइडन। ये जॉन ड्राइडन का वर्क है, सटायरिकल वर्क है, रिटन इन हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट में इसको लिखा गया है एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1681। In 1634, Milton wrote a masque. What is the name of that masque? देखिए 1634 की अगर बात आती है तो आपको हॉर्टन पीरियड याद आ जाता है, और हॉर्टन पीरियड में दो मास्क उनके हैं। आप कह सकते हैं कि आर्केड्स, और यहां पर ऑप्शन में दोस्तों आर्केड्स का जिक्र तो नहीं है, तो 1634 में जो मास्क लिखा गया वो कोमस है, और ये लिखा गया था 33 में। आर्केड्स वाज रिटन इन 1633, कोमस वाज रिटन इन 1634 में। Which of these words or uses did Milton not find? इनमें से किस शब्द का प्रयोग मिल्टन ने अपनी रचनाओं के दौरान नहीं किया है? तो दोस्तों स्पेस आपको मालूम है, पूरी कॉस्मोलॉजी लिख दी है उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में। अनअकाउंटेबल बिल्कुल, पैंडिमोनियम आपको अच्छे से मालूम है। ब्लैटेंट जो वर्ड है दोस्तों, इसको उन्होंने ओरिजिनेट नहीं किया है, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों वेरी क्लियर, बहुत साफ सुथरा, स्पष्ट, खुला हुआ। Following Parliament's victory in the Civil War, Milton was appointed to a position in Cromwell's government in 1649. What was his title? उनका टाइटल क्या था? बहुत अच्छे से मैंने ये आपको याद कराया हुआ है। सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग उनको बना दिया गया था, जिसको नॉर्मली लैटिन सेक्रेटरी के नाम से आप जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि जो फॉरेन लैंग्वेज हैं इन पे मिल्टन की बहुत अच्छी कमांड थी, तो इसी को आधार बनाते हुए उनको विदेशी भाषाओं का एक अनुवादक के रूप में, एक फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर दिया गया था क्रोमवेल की गवर्नमेंट में। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन, एज वेल एज पोएट्री मिल्टन पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली ऑन पॉलिटिक्स। यस, मिल्टन ने पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा है। फिलॉसफी, हाँ, उनके वर्क में दार्शनिकता भी मिलती है। एंड रिलीजन, और रिलीजियस तो वो है ही। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ हिज वर्क? इनमें से कौन सा इनका वर्क नहीं है? तो दोस्तों आपको मालूम है प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी इनका वर्क है, और ये द लाइकलीएस्ट मीन्स टू रिमूव हायरलिंग्स फ्रॉम द चर्च, ये भी दोस्तों मिल्टन का वर्क है, याद रखिएगा। और डॉक्ट्राइन एंड डिसिपल ऑफ डाइवोर्स, ये भी इनका वर्क है। तो इसमें जो वर्क नहीं है दोस्तों वो ये है। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। मैंने कई बार आपसे कहा है कि वर्क आपको जरूर याद होने चाहिए। व्हेन डिड मिल्टन डाई? तो मिल्टन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो सही आंसर है 8 नवंबर 1674। मिल्टन thou shouldst be living at this hour किसने कहा है? आपको बहुत अच्छे से मालूम है। मिल्टन thou shouldst be living at this hour, these lines are written by विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है मिल्टन काश तुम आज जिंदा होते। आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन याद होगा, मुझे नहीं लगता कोई इसमें आपको डाउट होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट कराया है, और अगर आपको लगता है कि नहीं आता है तो भैया पुराने वीडियोस आप देख लीजिए, आपको बड़े अच्छे से सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है 16, द 20th century हैज बीन लेस काइंड टू हिज मेमोरी। यहाँ पर आप लोगों ने कहा था कि सर जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो हमें समझ में नहीं आए, कहाँ से कैसे आपने उनको दिया है। दोस्तों जब भी लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है तो उसके पीछे एक मतलब होता है, एक मकसद ये होता है कि आपको उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाए। तो जानकारी ये है दोस्तों कि 20th सेंचुरी मिल्टन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता उसको सुनिए। क्योंकि टी.एस. एलियट फाउंड हिज इमेजरी डिस्ट्रैक्टिंग। वो कहते हैं भाई उनकी जो कल्पना शक्ति है वो डिस्ट्रैक्टिंग है।
एंड कंसिडर्ड, और एक अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दिया उनके वर्क के लिए, क्या कहा, नॉट सीरियस पोएट्री। तो किसको कहा है नॉट सीरियस पोएट्री? मिल्टन के वर्क के लिए कहा है। बट इट वॉज अनोदर क्रिटिक, एक और भी क्रिटिक है 20th सेंचुरी से, हु एक्यूज्ड हिम ऑफ, जो उनको एक्यूज करते हैं, क्या कहते हैं, कैलसनेस, उनके शब्दों में बड़ी कठोरता है, टू द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ पोएट्री, जो कविता का जो स्वभाव है, जो पोएट्री का स्वभाव है, सॉफ्टनेस उसमें होनी चाहिए, उसके विपरीत मिल्टन जो है उनकी भाषा शैली जो है वो कठोर है, सख्त है, हार्ड है। ऐसा कहा है किसने? एफ.आर. लेविस ने। तो करेक्ट आंसर इज एफ.आर. लेविस। तो दो बातें आपको याद रखनी है, टी.एस. एलियट नॉट सीरियस पोएट्री उन्होंने कहा, और कैलसनेस टू द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ इंग्लिश, तो ये कहा है एफ.आर. लेविस ने। When was Paradise Lost published? Paradise Lost कब published हुआ? 1667। Paradise Lost is considered, Paradise Lost को क्या माना जाता है? एपिक पोएम, एपिक पोएट्री है ये। Satan's name before he fell from heaven was Lucifer। तो आपको ध्यान रखना है कि सैटन का जो नाम था, सैटन को पहले यानी हेवन में जब वो था तो गिरने से पहले उसका जो नाम था उसको लूसीफर के नाम से जाना जाता था। ये मैंने आपको ये सभी क्वेश्चंस कराए हुए हैं। बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट प्रेजेंट्स सैटन विद हिज एंजल्स फॉलन इनटू हेल। जो पहली किताब है पैराडाइज लॉस्ट की वो फॉलन एंजल्स के बारे में है। Satan with his fallen angels in hell. When recovered, जब वो रिकवर होते हैं, गिरने के बाद जब गिर के उठते हैं, Satan awakens all his legions. Satan अपने सभी साथियों को, अपनी फौज को उठाता है and speaks to them, और उनको कहता है, क्या कहता है? The first he addresses is described, और सबसे पहले जिस व्यक्ति को वो अपना उपदेश देता है, the first he addressed is described as one next, उसको मिल्टन के द्वारा one next to himself in power कहा गया है। कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में सैटन के बाद सेकंड नंबर का जो कैरेक्टर बताया है उसकी पावर वाला, वो किसको बताया है? जिसको हेल में गिरने के बाद जब वो लोग रिकवर होते हैं, उठते हैं, तो सबसे पहले सैटन अपना उपदेश देता है। एंड नेक्स्ट इन क्राइम, और वो सेकंड है, सैटन के बाद दूसरा नंबर आता है उसका क्राइम में। लॉन्ग आफ्टर नोन इन पैलेस्टाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फैलन एंजल? इस फैलन एंजल का नाम क्या है जो सैटन के बाद दूसरे नंबर पर आता है? तो दोस्तों, मैमन, मोलोक, बीएल्ज़ेबब, एस्टोरथ। आपको अच्छे से आंसर मालूम होगा, इसका आंसर है बीएल्ज़ेबब। इन पैराडाइज लॉस्ट विच एंजल इज ऑर्डर्ड बाय गॉड टू ड्राइव एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर याद करें, धोखा खाएंगे, नहीं मानेंगे मेरी बात, गलती पर रहेंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट विच एंजल इज ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर दिया गया? बाय गॉड, गॉड के द्वारा, टू ड्राइव, निकालने का, एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज से, बिफोर ही डज सो, ऐसा करने से पहले। एक बात तो ये है, इतना भी आपसे पूछा जा सकता है। अब वो आगे बताते हैं, बिफोर ही डज सो, जबकि वो ऐसा करता उससे पहले, ही सोज, वह दिखाता है एडम को इन नंबर ऑफ विजन्स, बहुत सारे दृश्य वो दिखाता है। वो जो एंजल जो गॉड ने भेजा था एडम और ईव को निकालने के लिए पैराडाइज से, वो उनको निकालने से पहले पैराडाइज से कुछ विजन, कुछ दृश्य अपनी शक्ति से दिखाता है। अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में, ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति के।
बिगिनिंग विद केन, शुरुआत करता है वो केन से, केन मर्डरिंग एबल, केन जो मर्डर कर देता है किसका, एबल का, इनके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा, आगे टाइम मिलेगा कभी तो। एंड एंडिंग विद रिडम्पशन, और एंड करता है वो अपने विजन का, दिखा जो दृश्य दिखा रहा था, रिडेम्पशन यानी संकट मोचन। कौन, जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट का, कि कैसे क्राइस्ट आएंगे और किस प्रकार से लोगों को, मनुष्य जाति को दुखों से बचाएंगे। Who is this angel? यह एंजल कौन है, इसका नाम क्या है? That has a large role, जिसका बहुत बड़ा रोल है, in the finishing chapter, अंतिम चैप्टर में, ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट के। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। तो इनमें किसका नाम आता है दोस्तों, इन सभी कार्यों में, जिसने बहुत सारे दृश्य दिखाए एडम और ईव को निकालने से पहले पैराडाइज से। तो पैराडाइज से निकालने से पहले दोस्तों जो कैरेक्टर आता है उनको निकालने के लिए, वो है माइकल का दोस्तों। तो करेक्ट आंसर इज माइकल। मिल्टन्स अनहोली ट्रिनिटी ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड। अब देखिए दोस्तों, आप सोचते होंगे कि सर ये अनहोली ट्रिनिटी क्या है। तो अनहोली ट्रिनिटी से पहले आप होली ट्रिनिटी को समझिए कि होली ट्रिनिटी क्या है। देखिए, मैंने आपको जब कैरेक्टर बताए थे दोस्तों, तो कैरेक्टर मैंने आपको बताया था कि इसमें एक 3 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। वो 3 लोग कौन है, गॉड द फादर और गॉड द सन और होली स्पिरिट। 3 लोगों से मिलकर के होली ट्रिनिटी बना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, गॉड द फादर, गॉड द सन और होली स्पिरिट, 3 कैरेक्टर से मिलकर के होली ट्रिनिटी बना है। ये दोस्तों, ये क्रिश्चियन मिथोलॉजी आप कह सकते हैं, या बाइबल से लिए गए टॉपिक आप कह सकते हैं। इसके विपरीत मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में क्या किया कि ये तो पवित्र, होली ट्रिनिटी का मतलब पवित्र, 3 लोगों का समूह। उसके विपरीत उन्होंने एक नया समूह ओरिजिनेट कर दिया, जिसको अनहोली ट्रिनिटी कहा गया। अब अनहोली ट्रिनिटी में कौन आता है दोस्तों, पहले नंबर पर आता है सैटन, उसके बाद उसकी वाइफ और बेटी सिन, उसके बाद सैटन का बेटा डेथ। तो ये 3 लोगों को मिलकर के क्या बना दोस्तों, अनहोली ट्रिनिटी। तो अनहोली ट्रिनिटी ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड्स। अब यहां आपसे पूछा गया है कि अनहोली ट्रिनिटी में कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं। तो सैटन, सिन एंड डेथ, 3 लोगों का समूह जो होली ट्रिनिटी के अगेंस्ट में मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में क्रिएट किया है। ये आप चाहें तो ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। The battle between God's army and Satan's rebel in heaven lasted. कितने दिन तक युद्ध चला? युद्ध चला दोस्तों 3 days। सिंपल, आपको याद रखना है कि जो गॉड की आर्मी और सैटन के जो एंजल्स हैं, रिबल एंजल्स हैं, उनके बीच में जो फाइट हुई है वो 3 days, बैटल 3 days चला है। In the phrase thy seed shall bruise our foe, the seed, ये जो लाइन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो सीड की संज्ञा दी गई है वो किसके लिए कहा गया है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए कि दाई कहा गया है ईव के लिए, कि तुम्हारी जो आने वाली संतान होगी वही हमारे दुखों को कम करेगी। और कौन सी संतान, सीड यानी बीज कहा गया है दोस्तों जीसस क्राइस्ट को, कि ईव की जो संतान होंगे मनुष्यों में वो कौन होंगे, जीसस क्राइस्ट होंगे। क्योंकि अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी लोग क्या हैं, ईव की संतानें हैं। तो जीसस क्राइस्ट, सीड जो है वो जीसस क्राइस्ट के लिए आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दाई सीड शैल ब्रूइस अवर फो, इसमें दाई किस लिए प्रयोग हुआ है, तो दाई दोस्तों ईव के लिए प्रयोग हुआ है। दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। The 2 archangels who serve as generals in God's army, गॉड की आर्मी में जनरल के रूप में वर्क करने वाले 2 आर्कएंजल्स कौन हैं, तो कैरेक्टर कौन है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसका आंसर दोस्तों है माइकल एंड गैब्रियल। मैंने आपको कैरेक्टर में भी अलग से बताया है, तो बिल्कुल भी आप भूलिए नहीं। और जिन लोगों के कुछ क्वेश्चंस इनमें से गलत हुए हों तो वो थोड़ा सा अपने ऊपर कमांड रखें और जो पढ़ा है पुराना उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें और अच्छे से कर लें। देखिए ये समय है, हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन को आप इस तरह से मान के चलिए कि यही एग्जाम में आने वाला है। इस तरह से आप तैयारी कीजिए, किसी भी क्वेश्चंस को आप लूज मत समझिए। जितना इंपॉर्टेंस आप किसी खास क्वेश्चन को देते हैं उतनी इंपॉर्टेंस आपको सभी क्वेश्चंस को देनी है। तो माइकल एंड गैब्रियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा। मुझे उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चंस इस बार आपको देखने को मिलेंगे। फॉर इंस्पायरेशन इन राइटिंग द पोएम मिल्टन सेज ही डिपेंड्स ऑन, कि ये जो लंबी कविता लिखी है, जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, वो कहते हैं कि कविता को लिखने में मिल्टन सेज ही डिपेंड्स ऑन, वो किस पर निर्भर है। तो एज यू नो वेरी वेल दैट द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, इट इज सेड बाय मिल्टन। हाँ, मिल्टन ने कहा कि स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज अपॉन मी, भगवान की जो स्पिरिट है, गॉड की जो स्पिरिट है, ईश्वर की, वो मेरे साथ है, मेरी मदद करती है। तो इनमें से जो आंसर है दोस्तों वो हो गया होली स्पिरिट। जैसा कि आप देखते हैं कि अपने वर्क को लिखने में वो इन्वोकेशन कर रहे हैं। अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कनेक्टेड टू हेवन बाय, ऐसा कहा जाता है, ये थ्योरी है दोस्तों। जब आप इसको पढ़ेंगे कंप्लीटली तब आपको ये बात समझ में आएगी कि गोल्डन चेन से बंधी हुई है पृथ्वी, जो है एक चेन के माध्यम से, एक सोने की चेन के माध्यम से हेवन से कनेक्टेड है। सिन वाज बोर्न आउट ऑफ सैटर्न्स हेड, वेरी इजी। आपको मालूम है कि जो सिन है उसका जन्म जो है सैटर्न के सिर से, हेड से हुआ है। द बर्थ ऑफ सिन हु बर्स्ट फोर्थ फ्रॉम सैटर्न्स हेड, ध्यान रखिएगा। और किसी क्वेश्चन पे यदि कोई डाउट हो दोस्तों तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं जरूर आपको वो देख करके करेक्ट करके समझा दूंगा, स्पष्ट कर दूंगा। डाउट मत रखिए किसी क्वेश्चन पे। और अब आपके लिए ग्रुप ओपन कर दिया है, एक नया ग्रुप आपका बना दिया है, तो उसमें आप डिस्कस कीजिए जितना भी आप कर सकते हैं। और ज्यादा किसी को गोल गोल मत घुमाइएगा। यदि किसी ने प्रश्न किया है तो वो नॉर्मली उसका आंसर भी फिर बता दे, ये ना करे कि बस मेरे को आए दूसरों को ना आए। तो एक दूसरे की हेल्प आपको करनी है। ईव बिफोर द फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, ईव को फॉल से पहले, गिरने से पहले क्या कहा जा सकता है? फेमिनिस्ट, अनकंफर्टेबल विद एडम, डिटेल ओरिएंटेड, ए डोसाइल कहा जा सकता है, सीधा साधा कहा जा सकता है, वेन क्रिएचर कहा जा सकता है। तो सीधी सादी तो थी, तभी तो इनको छल लिया किसने? सैटर्न ने। और इन्होंने फंसवा दिया किसको? भैया एडम को भी। मैं तो खाऊंगी फल, तुम भी खाओ। एडम इतना प्रेम करते थे कि इनकी आज्ञा का उल्लंघन ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ईव से अलग रहने से तो अच्छा है कि मैं इसका जो ये कह रही है वही काम कर लूं। तो उन्होंने भी फल खा लिया। थ्रो आउट द पोएम सैटर्न ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू मैनी क्रिएचर्स, विच क्रिएचर डज सैटर्न नॉट टर्न इनटू। पूरे पैराडाइज लॉस्ट के दौरान सैटर्न अपने आप को विभिन्न रूपों में बदलता रहा। अब यहां पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रूप है जो उसने नहीं रखा था? सेरब रखा था, सेरब का रूप उसने रखा। टॉड मेंढक के रूप में, सरपेंट सांप के रूप में। केवल एक माउस जो है दोस्तों वो ऐसा है, माउस का रूप उसने नहीं रखा है। सेरब का उसने रखा था जब वो एरियल को धोखा देता है, चीट करता है। सरपेंट का जब रखा था, आपको मालूम है बहुत अच्छे से, है ना। तो ये तीनों रूप उसने रखे हैं, लेकिन माउस यानी चूहे का रूप उसने नहीं लिया है। हु माइट बी कंसिडर्ड द
फ्रेंडलीएस्ट एंड मोस्ट सोशलेबल ऑफ ऑल गॉड्स एंजल, किसको सबसे ज्यादा फ्रेंडलीएस्ट कहा जा सकता है इन सभी कैरेक्टर में? तो द आंसर इज रैफेल। रैफेल है दोस्तों मोस्ट फ्रेंडलीएस्ट। एवरी डे बिफोर द फॉल एडम एंड ईव वेंट आउट टू वर्क। व्हाट डिड देयर वर्क? उनका वर्क क्या था भैया? क्या वर्क था? गार्डन ऑफ ईडन की देखभाल किया करते थे ये लोग। एडम और ईव टेंडिंग, रख रखाव रखा करते थे, देखभाल किया करते थे गार्डन ऑफ ईडन की। द रीजन फॉर सैटन्स फॉल माइट बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड। सैटन के फॉल का कारण सबसे अच्छा क्या हो सकता है? लस्ट, ग्रीड, इंसेस्ट नहीं, प्राइड है दोस्तों, अहंकार है उनका। द रीजन फॉर ईव्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज वैनिटी। इनका गुरूर है। ध्यान दीजिएगा, ईव का जो फॉल का कारण कहा जा सकता है वो वैनिटी, इनका गुरूर है। और सैटन का जो है दोस्तों वो है घमंड, अहंकार। On the second day of battle in heaven, what does Saturn use that surprises God's forces? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस सेकंड डे में ऐसी कौन सी चीज का इस्तेमाल किया किसने? क्या कहते हैं? सैटर्न ने, जिसने आश्चर्यचकित कर दिया सभी को, गॉड की जो फोर्स है उसको। तो आर्टिलरी का यूज किया इसने साहब, बम धमाके कर दिए इसने बारूद का प्रयोग किया, गन पाउडर का प्रयोग किया। आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, आर्टिलरी। एडम, सैटर्न एंड ईव हरसेल्फ आर ऑल डजल्ड बाय ईव्स। अरे एडम भी प्रभावित था, सैटर्न भी प्रभावित था, और ईव खुद भी अपने ऊपर गुरूर किया करती थी, गर्व किया करती थी अपनी सुंदरता पर। और भैया ये तो नाराज मत होइए होगा, ये तो महिलाओं का गहना है। हाँ, ज्यादा सुंदर है तो थोड़ा सा नजाकत तो आ ही जाएगी, वही इनमें भी थी। द मेन रीजन फॉर एडम्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। अब एडम के फॉल, जो एडम का फॉल हुआ है उसको किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है? तो एक्सट्रीम लव फॉर ईव, बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे भैया ईव से वो। तो उस चक्कर में कहा कि भाई इसके बगैर रहने से अच्छा है कि मैं फल खा लूं, और ये कह रही है तो उसकी मतलब इतना प्रेम कि अपनी बिलव्ड का कहना मानने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने गॉड की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। देखिए कितना अच्छा उदाहरण मिलता है प्रेम का। आप लैला मजनू की उनकी बात करते हैं, यहाँ देखिए एडम का प्रेम। इतना प्रेम करते हैं कि अपनी बिलव्ड को ओबे करने के लिए, आज्ञा पालन के लिए, उससे नाराज ना हो जाए कहीं वो, गॉड की, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। When God sees that Adam and Eve have disobeyed him, who does he send to judge them and the snake? किसको भेजा भगवान ने, गॉड ने किसको भेजा है कि जाइए उनको चेक कीजिए, जज कीजिए? तो द सन को भेजा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर इज द सन। अगर किसी को कोई डाउट लगता हो तो मुझे थोड़ा बताएंगे आप लोग। इंस्पायर्ड बाई सैटन्स विक्ट्री ओवर मैन, सिन एंड डेथ कंस्ट्रक्ट। सिन एंड डेथ ने क्या बनाया? मैंने आपको बता दिया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर लीजिए भैया, जाकर के निशान लगाने होंगे आपको एग्जाम में, और कुछ नहीं करना है, बस इतना कर लीजिए आप। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होगा पेपर देख करके इतने ओवरवेल्म हो जाएंगे कि सोचेंगे कि यार क्या करेंगे, तो सभी क्वेश्चन आते हैं, बस जल्दबाजी में गड़बड़ मत कीजिएगा। ए ब्रिज फ्रॉम हेल टू अर्थ, एक पुल का निर्माण उन्होंने कर दिया सिन एंड डेथ ने। कहा? हेल और अर्थ तक, हेल और अर्थ के मध्य में। आफ्टर दे हैव बोथ ईटन फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, द फर्स्ट थिंग एडम एंड ईव डू। देखिए यहां पर आपको आज मैं छोटी सी कहानी सुना देता हूं, बहुत अच्छी कहानी आपके लिए रहेगी। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हम कसम खाते हैं
तो हम अपने गले का जो थ्रोट वाला भाग होता है उसको हम पकड़ लेते हैं, और जो गुठली सी होती है गले में एक, उसको हम पकड़ लेते हैं और कहते हैं माँ कसम, आई शपथ, इस तरह से बोल देते हैं। हाँ, तो आज वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि आखिर हम वो गले का वो पार्ट क्यों पकड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जब एडम और ईव ने, ईव के कहने पर, जब वो नॉलेज का जो ट्री था, जो ट्री ऑफ नॉलेज है, उसका जो फ्रूट था, वो सैटन ने टेम्प्ट किया ईव को, और ईव के अंदर वो इच्छा जागृत हुई उस फल को खाने की, और उन्होंने वो फल खा लिया। उन्होंने वो फल कंप्लीटली खाया, उसका आनंद लिया। दूसरी ओर जब एडम की बारी आती है, तो एडम को, ये मैं सिर्फ आपको कहानी सुना रहा हूं, आपको ध्यान रहेगा और आपको मजा भी आएगा। तो एडम को, जब एडम वो फल खा रहे थे और उन्होंने टुकड़ा जैसे ही खाया, उसका काटा, उसको एक बाइट किया, तो इतने में ही गॉड वहां पर आ जाते हैं, और वो ऐसा कहते हैं दोस्तों कि तीनों से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, और जो टुकड़ा एडम के गले में गया था वो आकर के एडम की गर्दन को पकड़ लेते हैं, और वो टुकड़ा उनके गले से नीचे नहीं उतरा था। आपको बताऊंगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो टुकड़ा उनके गले से नीचे नहीं उतरा था। तभी एडम को अपनी गलती का जो है एहसास होता है कि उन्होंने गॉड की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि अब जो भी कहा जाता है उसको गले के वो थ्रॉट के वो वाला जो पार्ट है उसको पकड़ के हम कह देते हैं, कसम खा के मैं कहता हूं मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। हाँ, अब हुआ क्या कि गॉड इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने पनिशमेंट दे दिया। पनिशमेंट क्या दिया वो भी सुन लीजिए। पनिशमेंट दिया कि ईव को कहा कि आज के बाद तुमने ये जो फल चखा है, इस फल से, क्योंकि इट इज द फ्रूट ऑफ द फिजिकल रिलेशनशिप नॉलेज, और यू मे से दैट द सेक्सुअल नॉलेज, वो सेक्सुअल नॉलेज का फ्रूट था जिसको उन्होंने चख लिया था, और गॉड को मालूम था कि ऐसा करेंगे, और उसकी वजह से फिर उन्होंने कहा कि तुमने ये जो अवज्ञा की है, तो संपूर्ण मानव जाति में जो महिलाएं होंगी, इस अवज्ञा के कारण वो अपने जीवन में जो डिलीवरी का पेन होता है दोस्तों, उसको वो सहेंगी, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। तो यही कारण है कि महिलाओं को डिलीवरी के समय बहुत ज्यादा पेन होता है, ये उस समय गॉड ने उनको पनिशमेंट के रूप में कहा, तभी से ऐसा माना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये मेरी थॉट नहीं है, क्रिश्चियन मैथोलॉजी में ये चीजें हैं। तो अब दूसरी बात आती है दोस्तों कि वो जो एडम थे उनको भी पनिशमेंट मिला कि यू विल बी अ वर्कर लाइक एन ऑक्स, कि तुम जीवन भर काम करते रहोगे, कठिन परिश्रम करोगे, तुमको अपना पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये उनको श्राप के रूप में आप समझ लीजिए। और सैटन को कहा, सैटन को पनिशमेंट मिला कि तुम जो है, जैसे तुमने रूप रख करके तुमने इसको टेम्प्ट किया है, अब तुम जो है पेट केवल जमीन पर खिचड़ोगे और खिचड़ खिचड़ के चलोगे। तो यही बात दोस्तों आप देखते हैं, स्नेक जो होता है, क्रिश्चियन लोग, आपको बता दूं, स्नेक को देखते ही मारते हैं। वो क्यों मारते हैं दोस्तों? कि आज भी वो स्नेक को सैटन का रूप समझते हैं। तो ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, और आप देखिएगा कि क्रिश्चियन लोग वो जानबूझ के सांप उन्हें अगर नजर आ जाता है तो उसको वो कुचल देते हैं, मार देते हैं। दे कंसिडर दैट दिस इज द फॉर्म ऑफ सैटन, कि यहाँ पर भी सैटन रूप बदल कर आया है। तो ये कहानी मैंने आपको बता दी। अब वो ट्री क्या था? ट्री ऑफ सेक्सुअल नॉलेज था। तो सबसे पहली जो चीज हुई उस फल को खाने के बाद, सेटिस्फाइड देयर सेक्सुअल डिजायर फॉर ईच अदर, उन्होंने अपनी सेक्सुअल डिजायर को जो है कंप्लीट किया, है ना। और उनको नॉलेज उस चीज की पहले नहीं थी, बाद में नॉलेज हो गई। तो दे अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड सेटिस्फाई देयर सेक्सुअल डिजायर। द आर्कएंजल माइकल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, आर्कएंजल माइकल को सबसे अच्छा कहा जा सकता है फर्म, बिल्कुल दृढ़,
निश्चय वाला, और मिलिटेंट। ये वर्ड थोड़ा सा बढ़िया नहीं लगेगा आपको, मिलिटेंट का मतलब उग्रवादी होता है, लेकिन यहाँ पर एक और भी मीनिंग है जिसका मैंने यहाँ मेंशन किया है, जुझारू, कर्मठ आप कह सकते हैं। हाँ, अपने उद्देश्य पर अडिग, कड़ी मेहनत करने वाला। तो माइकल को हम फर्म एंड मिलिटेंट यानी जुझारू व्यक्ति के रूप में देखते हैं। When Michael tells Adam what will become of mankind after the fall, he is actually narrating stories taken directly from. कि when जब माइकल बताता है एडम को कि what will become mankind, कि मैनकाइंड का क्या होगा उस फॉल के बाद, तब वो बताता है, क्या बता रहा है वो, द न्यू टेस्टामेंट, जो बाइबल का न्यू टेस्टामेंट है उसको, होमर का जो एपिक है उसको बता रहा है, या हैब्रू बाइबल। तो एक्चुअली वो जो बाइबल का ओरिजिनल फॉर्म है, हैब्रू वर्जन में बाइबल लिखी गई है, तो उस वर्जन को वो बता रहा है दोस्तों। What are the best words to describe the Garden of Eden, the weather and the nature in general before the fall of Adam and Eve? क्या कहा जा सकता है? कंफर्टेबल, वाइल्ड एंड मैनेजेबल, केओटिक कहा जा सकता है, ऑर्डर्ड एंड रेशनल। तो दोस्तों गार्डन ऑफ ईडन को ऑर्डर्ड एंड रेशनल कहा जा सकता है, यही सही है, क्योंकि उसके लिए उन्होंने एडम और ईव को रखा हुआ था कि वे मेंटेन करो उसको। हाँ, और वहीं से इनके मन में लालच आ गया और उन्होंने वो डिसोबेइंग कर दी, द फर्स्ट डिसोबीडियंसी। Which angel does Satan trick by disguising himself as a cherub? मैंने आपको बताया था, एक सेरब के रूप में इन्होंने यूरियल को जो है धोखा दे दिया, और यूरियल इनको लीड कर देता है, इनको ले जाता है, बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो सैटन चेंजेस हिज फॉर्म इनटू अ सेरब एंड ट्रिक्स यूरियल। In what book does the fall take place? बुक 9th में, जो फैलन एंजल का जो फॉल है उसको बुक 9th में दिखाया गया है। In which book of Bible does the story of Adam and Eve होकर किस बुक में ये दिया है? तो ये मैंने कई बार आपको क्वेश्चन करा दिया है। जेनेसिस की जो कहानी है एडम और ईव की, वो बाइबल के ओरिजिनल वर्जन में जेनेसिस में दिया हुआ है। Which devil advocates a renewal of total war? टोटल वार की बात किसने की थी दोस्तों? आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं। मोलोक, वो कहता है चलिए एक कंप्लीट वार अगेंस्ट गॉड कर दें। What is Milton's stated purpose in Paradise Lost? You know very well, क्या पर्पस है? तो to justify the ways of God to man. Which of the following is not a character in Paradise Lost? दोस्तों इनको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, आपको बता दूं कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है। तो एगोनी इज नॉट अ कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट। नाइट भी है, डिस्कॉर्ड भी है, डेथ भी है, ये कैरेक्टर के रूप में है, लेकिन एगोनी जो है वो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कंप्लीट 50 क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। और स्टडी करते रहिए, बिल्कुल भी लूज मत होइएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को डीपली पढ़िए, अपना माइंड कंसंट्रेट रखिए, इधर उधर की बातों में, नोटिफिकेशंस पे ज्यादा मत जाइए। एक अच्छे विद्यार्थी को हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि परीक्षा कब होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा। आपका जो ध्यान है वो केवल आपकी स्टडी पर होना चाहिए। अरे जब आएगा तब आएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयार तो रहिए। मान लीजिए मैं आपसे कहने लगूं कि कल आपकी परीक्षा है, 10 दिन बाद आपकी परीक्षा है, तो क्या आप तैयार हैं अपनी परीक्षा के लिए? नहीं है। तो एक अच्छे विद्यार्थी को तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।